सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हिजबुल्लाह को निहत्था करने का आर्मी प्लान लेबनानी कैबिनेट से हुआ पास, खाना जंगी के आसार। ईरान ने इसराइल के एटमी फैलाव को लेकर वेस्ट को लताड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, हमास से कर रहे हैं गहरी बात। गजा में 30 होस्टेजेस की बॉडी मिलने की कही बात, बढ़ गई हलचल। यूनाइटेड नेशंस का बड़ा फैसला, 2 स्टेट सॉल्यूशन पर 22 सितंबर को होगी हाई लेवल समिट। अरब लीग ने किया ऐलान, अमन तभी मुमकिन जब फलस्तीन होगा आजाद। सऊदी अरब लगातार गजा भेज रहा मदद। रियाद से 61वां राहत जहाज पहुंचा मिस्र। और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला गजा की तरफ रवाना। इसराइली धमकियों को समंदर की हवा में उड़ाया। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की लेबनान से। हिजबुल्लाह को हथियारों से खाली करने की आर्मी की प्लानिंग कैबिनेट ने मंजूर कर ली है। इसके बाद अब हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ा खतरा मंडराने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये वजूद की बात आ गई है। अब उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि सरेंडर करे, अपने हथियार हुकूमत को सौंपे और आम लेबनानियों की तरह हिजबुल्लाह के मेंबर अपनी ज़िंदगी गुजारें, या फिर दूसरा हुकूमत से जंग लड़ने के लिए एक सिविल वॉर की शुरुआत करें। दोनों ही हालात में नुकसान हिजबुल्लाह का ही होगा। खबर के मुताबिक लेबनान की हुकूमत ने आर्मी की उस प्लानिंग को मंजूरी दे दी है जिसमें हिजबुल्लाह को हथियारों से खाली करने की बात कही गई, यानी हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की बात कही गई थी। अब ये प्लान कैबिनेट से मंजूर हो गया है और कैबिनेट का फैसला आप जानते हैं। कैबिनेट ने कहा है कि आर्मी इस पर अमल शुरू करेगी, लेकिन इसके लिए कोई वक्त तय नहीं किया गया है, यानी कि कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई कि ये कब होगा और कब से कब तक होगा, कितने महीनों में या कितने हफ्तों में प्रोसेस होगी। इस बैठक में लेबनानी आर्मी के कमांडर जनरल रोडोल्फ हाइकाल ने तफसीलात पेश की। लेबनान की कैबिनेट ने अमेरिकी तजवीज़ को भी मंजूरी दी है, जो अमेरिका के ख़ास एलची टॉम बैरक के ज़रिए पेश की गई थी। इस तजवीज़ में कहा गया है कि मुल्क में तमाम हथियारों पर सिर्फ़ और सिर्फ रियासत का इख्तियार होगा, जैसे कि दुनिया के तमाम ममालिक में होता है। लेबनान के हिजबुल्लाह को हथियार क्यों मिलेंगे? याद रहे कि इसराइल ने 8 अक्टूबर 2023 को लेबनान पर फ़ौजी कार्रवाई शुरू की थी, जो सितंबर 2024 तक मुकम्मल जंग में तब्दील हो गई। इस जंग में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत 4000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए और तकरीबन 17000 ज़ख्मी हुए। पिछले साल नवंबर में सीज़ फायर हुआ। बावजूद इसके रोज़ लेबनान पर इसराइल ने हमले किए और ये आज के हालात हैं कि 5 ऐसे पॉइंट्स हैं साउथ लेबनान के जहां इसराइली फ़ौज ने अपने अड्डे बना लिए हैं। वो वहीं जमकर बैठे हैं। कभी हिजबुल्लाह के गढ़ थे, लेकिन हिजबुल्लाह अभी रिटेलिएट नहीं कर रहा है। अब बात यह है कि हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि जब तक ये हमारी ज़मीन से वापस नहीं जाएंगे, लेबनान पर हमले बंद नहीं करेंगे, हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। तो कौन झुकता है, यही देखना होगा। बात ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल के एटमी प्रोग्राम की तौसीयत यानी कि फैलाव यानी कि एक्सपेंशन पर मगरिब की चुप्पी को सख्त निशाने पर लिया है। अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि ईरान बरसों से कहता आ रहा है कि मगरिब यानी कि वेस्ट का एटमी फैलाव पर शोर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। मसला असल में हथियारों की मौजूदगी नहीं, बल्कि ये है कि इल्म और साइंस में तरक्की किसको करने दी जाए, इवन अगर वो पुरअमन एटमी प्रोग्राम ही क्यों ना हो। बहुत गहरी और अच्छी बात, यही असली मसला है कि इल्म और साइंस में तरक्की कौन करे, कौन बनाए, कौन इन्वेंशन करे। अरे इनके हाथ बांध कर रखो, अरे इन्हें मोहताज रखो, इन्हें ख़रीदार रखो। अगर ये बनाने लग गए तो हमारी मार्केट तो गई। इसीलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी कौन बना सकता है कौन नहीं, आप देखिए। IAEA से ईरान जुड़ा हुआ है, वो नहीं जुड़े हुए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। पता है कि उसने बना रखे हैं, ये कहा जा रहा है बरसों से, कोई जांचने वाला नहीं। तो सैयां भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो खैर, अराग़ची ने कहा कि साइंस में तरक्की किसको करने दी जाए, ये तय करता है वेस्ट। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हैरत नहीं है कि मगरिब यानी कि वेस्ट इसराइल के एटमी ज़ख़ीरे की तौसीयत पर पूरी तरह खामोश है। वो जानते हैं कि उनके नस्ल कुशी पसंद हलीफ के पास इस इलाके का अकेला एटमी आर्सेनल है। इसराइल की तरफ ये इशारा था। E3 और अमेरिका शायद इससे इनकार करें, लेकिन उनकी ये चुप्पी उनको किसी भी नॉन प्रोलिफरेशन दावे के काबिल नहीं छोड़ती।
दोस्तों 3 रोज पहले हमने आपको बताया था कि सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम होता है कि इसराइल के एटमी प्रोग्राम की एक अहम साइट डिमोना, उस पर नई और बड़ी इमारत की तामीर तेजी से हो रही है, जो या तो नया रिएक्टर हो सकता है या फिर एटमी हथियार बनाने का मरकज, जहां असेंबलिंग होगी। इसी खबर के बाद ईरान की तरफ से ये बयान आया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुन लीजिए, बड़ा अहम है और बड़ा है। कहा है कि हमास से बात कर रहे हैं हम। वजह यह है कि उन्हें लगता है कि गजा में और होस्टेजेस मारे जा चुके हैं, और मारे गए लोगों की जो तादाद उन्होंने बताई वो हैरान कर देगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि शायद कुछ लोग हाल ही में मारे गए हैं। उम्मीद करता हूं ये गलत हो, मगर इस ताज़ा इंसिडेंट में तकरीबन 30 लाशें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका इस वक्त हमास के साथ गहरी बातचीत कर रहा है, डीप। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास ने 251 लोग होस्टेज बनाए थे, जिनमें से 47 अब भी जिंदा बताए जाते हैं, या अब भी गजा में हैं। इनमें से 20 हैं, 18 जिंदा हैं, नहीं पता। इस्राएली फौज का कहना है कि 25 की मौत हो चुकी है और वो उनकी लाशें वापस लेना चाहते हैं, इन 47 में से। ट्रंप ने बातचीत का तस्करा करते हुए कहा कि हम हमास से बहुत गहरी नेगोशिएशन में हैं। हमने साफ कहा है कि सबको छोड़ दो, सबको अभी छोड़ दो तो तुम्हारे लिए हालात बेहतर होंगे, ट्रंप ने हमास से कहा, वरना सूरत हाल सख्त और संगीन हो जाएगी। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो गजा सिटी पर कब्जा करेगा और ऊंची इमारतों को निशाना बनाएगा, जिन्हें वो हमास के अड्डे बता रहा है। और कल ही उन्होंने दोपहर शाम में एक टावर गिराया 12-14 मंजिला, और उसकी क्या तस्वीर रात आपने प्रोग्राम में देखा होगा। यूएन जनरल असेंबली का एक बड़ा फैसला सामने आया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन पर 22 सितंबर को दोबारा समिट होने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जुमे को वोटिंग के बाद ये तय किया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एक हाई लेवल इंटरनेशनल समिट 22 सितंबर को दोबारा शुरू की जाएगी। ये अमल उस वक्त रुक गया था जब गर्मियों में मिडिल ईस्ट में लड़ाई तेज़ हो गई थी। आपको सबको पता है, ईरान वाला मसला हो गया था और इधर भी तेज़ हो गई थी। हुथीस का तो था, मेनली ईरान वाली। ये कदम सऊदी अरब और फ्रांस की तरफ से पेश की गई पेशकश पर उठाया गया, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इस फैसले से खुद को अलग कर लिया और इस इनिशिएटिव को सियासी मकसद वाला और अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। अमन की बात जब इसराइल करता है ऐसे ही हो जाता है। बढ़ते आगे। अरब लीग ने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमन और साथ साथ रहने का रास्ता तभी खुल सकता है जब फ़लस्तीनियों को उनका अपना आज़ाद मुल्क मिले और इसराइल अपनी दुश्मनाना हरकतें छोड़ें, यानी अपने हमले बंद करें। मिस्र और सऊदी अरब की पेशकश पर पेश हुई और मंजूर की गई करारदाद में ये कहा गया कि फ़लस्तीनी मसले का इंसाफी हल ना निकलना और काबिज ताकत की दुश्मनाना कार्रवाइयाँ अमन और साथ साथ रहने के मामले में सबसे बड़ी रुकावट है। ये करारदाद काहिरा में हुई अरब वज़राए ख़ारजा की मीटिंग का हिस्सा थी, जहां इत्तेहादी विज़न फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन पर भी हामी भरी गई। ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हुई जब इसराइली फ़ौज गजा सिटी के चारों तरफ फ़ौजी हमला और ज़्यादा तेज़ कर रही है, और कुछ दिन पहले इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर, यानी कि उसके कट्टरपंथी वज़ीर ख़जाना फाइनेंस मिनिस्टर बेजलोल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से को इसराइल में मिलाने का ऐलान किया था, ताकि फ़लस्तीनी रियासत का ख्याल और ख्वाब हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। करारदाद की कॉपी जो AFP ने देखी या बाकी मीडिया हाउसेस तक पहुंची, उसमें अरब लीग ने कहा कि जब तक इसराइल अरब ज़मीन पर कब्ज़ा रखेगा या नई ज़मीनें हड़पने की धमकी देता रहेगा या देगा, तब तक मिडिल ईस्ट में पायदार अमन और कोऑपरेशन मुमकिन नहीं है। अब बात गजा की मदद की। सऊदी अरब की तरफ से गजा के लिए राहत के सामानों से भरा कार्गो जहाज़, हवाई जहाज़ किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर, जिसे KS रिलीफ भी कहते हैं, उसकी निगरानी में मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। ये पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब का 61वां जहाज़ था जो गजा के लोगों के लिए ज़रूरत के सामान और खाना लाया है। 5 तारीख की शाम को ये प्लेन इजिप्ट में उतरा। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस प्लेन में गजा पट्टी के फ़लस्तीनी लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें मौजूद थीं। ये राहत किंगडम की डिफेंस मिनिस्ट्री
और मिस्र में सऊदी सफारतखाने के ताउन से पहुंचाई गई। ये राहत गजा के लोगों की भुखमरी और मुश्किल हालात को कुछ कम करने के लिए केस रिलीफ की जारी कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा है। गजा के लिए मदद लेकर समंदर से एक बड़ा काफिला आ रहा है, जहाज़ों का और कश्तियों का। गजा की तरफ ग्लोबल समूद फ्लोटिला अब रवाना हो चुका है। इसराइली धमकियों के बावजूद उनका सफ़र जारी रहेगा। इसराइल की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए ग्लोबल समूद फ्लोटिला स्पेन के मेनोरका से रवाना होकर ट्यूनिस की तरफ बढ़ रहा है। इस सफ़र का मकसद गजा की नाकेबंदी को तोड़ना, इंसानी मदद पहुंचाना और फ़लस्तीनियों की हालत पर दुनिया की तवज्जो दिलाना है। कोलिशन ने कहा कि ज़्यादातर जहाज़ अब ट्यूनिस की तरफ हैं, जबकि 2 जहाज़ जो तूफ़ान की वजह से बार्सिलोना में नुकसान का शिकार हो गए थे, उनकी मरम्मत के बाद जल्द ही काफ़िले में शामिल कर दिए जाएंगे। सफ़र के अगले मरहले से पहले सिक्योरिटी चेक और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल पूरे किए जा रहे हैं। 7 सितंबर को सिसिली के कतानिया और ट्यूनिस से दर्जनों जहाज़ निकलेंगे और बार्सिलोना वाले जहाज़ों से मिलकर एक मजबूत और मुश्तरका एक्शन पेश करेंगे, जिससे इसराइल की नाकेबंदी को चैलेंज किया जाएगा। हमने कल जो आपको वीडियो दिखाया, इस बारे में स्पेशल रिपोर्ट बनाई, उसमें इतने जहाज़ थे या छोटे जहाज़ और कश्तियाँ थीं कि उनको देखकर लग रहा था ये कितने हैं। और अभी तो यहाँ और 2 जगह से, ट्यूनिस से और कतानिया से ये भी जहाज़ जुड़ेंगे तो कितना बड़ा काफिला हो जाएगा। इस फ्लोटिला को दुनिया भर से बड़ी तादाद में हिमायत मिली है। सियासतदानों, यूनियंस और हुकूक इंसानी तंजीमों ने इसका साथ दिया है। 100 से ज़्यादा मौजूदा और साबिक इंतखाबी नुमाइंदों ने मुत्तहिदा ख़त पर दस्तखत करके गज़ा के लिए इंसानी कॉरिडोर बनाने, मिशन की हिफाजत करने और इंसानी कानून को लागू कराने के लिए फ़ौरन कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुछ खबरें यहाँ से। यूएई के प्रेसिडेंट और सुल्तान जो ओमान के हैं, उन लोगों के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन को लेकर एक संजीदा गुफ्तगू हुई है और भी बायलैटरल इश्यूज़ पर भी उन्होंने बात की है। यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। उन्होंने जुमे को एक फ़ोन कॉल की सुल्तान हैथम बिन तारिक को, जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान हैं, और इन लोगों ने अपने क्लोज़ रिलेशंस को डिस्कस किया। इसके अलावा फ़लस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भी इनके बीच बातचीत हुई है। अरब वर्ल्ड में 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि सऊदी अरब ने ये मसला उठाया है, तो जाहिर सी बात है यूएई, ओमान, ये सब भी साथ साथ होंगे और एक मजबूत आवाज़ उठाने की यूनाइटेड नेशंस में कोशिश करेंगे। तो एक ये तैयारी सी लग रही है, इसीलिए तो खबरें आ रही हैं, ये खबरें दी भी जा रही हैं कि हम मिले तो बात किस पर की, या हमने फ़ोन किया तो बात किस पर की। लैंडस्लाइड इन सूडान, दारफुर क्लेम्स अबाउट 200 चिल्ड्रन एज रेस्क्यू एफर्ट्स कंटिन्यू। ये एक बड़ा जो है वो मामला है। मतलब जो सूडान का जो दारफुर रीजन है, वहाँ जो वीकेंड पर लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें कम से कम 200 बच्चे मारे गए हैं। 200 बच्चे, 1000 लोग उस हादसे में जिंदा मिट्टी के नीचे दफन हो गए। लैंडस्लाइड भूस्खलन जब हुआ था, उन 1000 में 200 बच्चों के मारे जाने की खबर है। अच्छा, मैंने आपको कल एक खबर बताई थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया है। अब अपडेटेड खबर ये है, क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर लिया है कि फरकाबाद कह रहा हूँ, डिफेंस जो उनका डिफेंस डिपार्टमेंट था, उसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, यानी जंग का डिपार्टमेंट है ना, युद्ध विभाग, क्योंकि अमेरिका हमेशा जंग के मोड में होता है, तो उन्होंने उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।